नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉय और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। आज की यह जो कहानी है, यह हिमाचल के रहने वाले एक नौजवान लड़के की है, जिसके साथ कुछ सालों पहले ही यह डरावना हादसा हुआ था और उस हादसे में उसने अपने शरीर का एक अंग हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। तो चलिए अब यह कहानी उसी नौजवान लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अभी है और पेशे से मैं एक कैब ड्राइवर हूँ। यह घटना आज से कुछ साल पहले यानी कि सन 2020 की है। उस वक्त मैं नया नया कैब ड्राइवर बना ही था, यानी कि मुझे कार चलाते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था और ना ही हिमाचल के उन सुनसान रास्तों पर होने वाले डरावने हादसों के बारे में मुझे कुछ जानकारी थी। इसीलिए मैं दिन के समय के साथ साथ रात में भी बेखौफ होकर कार चलाया करता था। मैंने कभी भी मेरे जीवन में यह नहीं सोचा था कि कभी मेरे साथ भी कोई ऐसा डरावना हादसा हो सकता है जिसकी वजह से मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खराब हो जाएगा। लेकिन उस हादसे के होने के बाद मैंने मेरे जीवन में कभी भी शाम ढलने के बाद अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा, क्योंकि जैसे ही मुझे मेरी आंखों के सामने थोड़ा बहुत भी अंधेरा दिखाई देता है तो मुझे मेरे साथ हुई वह घटना याद आने लगती है और उसको याद करने के बाद पता नहीं अचानक क्यों, लेकिन मेरी सांस फूलने लगती है और अचानक से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इस कहानी को सुनने के बाद आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो ज़रूर होगा। दरअसल यह उस दिन की बात है जिस दिन मुझे कुछ भी काम नहीं मिला था और काम ना मिलने का सबसे बड़ा कारण था बारिश। क्योंकि जब बारिश होती है तो लोग अपने घरों से बाहर निकलना बहुत कम पसंद करते हैं। अगर उन्हें कोई काम होता भी है तो वह उसे आगे के लिए टाल देते हैं कि बारिश रुकने के बाद उस काम को करेंगे। और इसी वजह से उस दिन मुझे मेरी कैब में कोई भी सवारी नहीं मिली थी, जिस वजह से शाम होते होते मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया था, क्योंकि उस वक्त मेरे जीवन में मेरी आजीविका को चलाने का एकमात्र साधन वह कैब ही थी। और जिस दिन भी मुझे कोई सवारी नहीं मिलती थी और मेरा काम अच्छे से नहीं चलता था तो उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता था, क्योंकि मेरे पीछे ही परिवार के बहुत से लोगों की जिम्मेदारियां थीं। अब उस दिन हुआ क्या कि शाम होते होते बारिश थोड़ा बहुत रुकने लगी थी, लेकिन बारिश तो अब थोड़ी बहुत रुक गई थी। पर मैंने सोचा कि इस वक्त अब शायद मुझे कोई भी सवारी नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं अपनी कार को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। उस वक्त तक लगभग शाम के 6 नेट बज चुके थे। अब एक तो हिमाचल वैसे ही पहाड़ी इलाका है तो सूरज जल्दी ही ढल जाता है और अंधेरा बाकी जगहों की तुलना में वहाँ पर जल्दी ही अपना बसेरा बना लेता है। और फिर उस दिन तो बारिश भी हो रही थी, जिस वजह से आसमान में काफ़ी ज़्यादा काले बादल छाए हुए थे और शाम के 7 बजे ही आसपास का माहौल ऐसा बन गया था जैसे रात के कोई 10 बज रहे हो। इसके साथ ही बारिश के कारण आज कोई इतना ज़्यादा घर से बाहर निकल भी नहीं रहा था, तो रास्ता भी बिल्कुल सुनसान पड़ा था। कुछ इक्की दुक्की गाड़ियां ही मुझे आती जाती नज़र आ रही थीं। अब मैं भी अपनी कार में मस्त गाने सुनते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। उस वक्त तक गाड़ियों की हल्की हल्की हेडलाइट जल चुकी थी। अब रास्ते पर जाते हुए अचानक मुझे एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर दिखाई देता है, जिसकी वजह से मैंने मेरी कार को थोड़ा धीमे किया। और जब मैंने कार को धीमी किया तो मुझे दिखाई देता है कि इस स्पीड ब्रेकर के बगल में एक बड़ा सा पेड़ है, जिसके नीचे एक औरत खड़ी हुई है। उसको देखकर मैंने सोचा कि शायद यह बारिश से बचने की वजह से इस पेड़ के नीचे खड़ी है और इसको कहीं पर जाना होगा, तो क्यों ना मैं एक बार इससे पूछ लूँ कि इसे कहाँ जाना है। वैसे भी आज मेरा कोई इतना ज़्यादा धंधा नहीं हुआ है, तो घर जाते वक्त पता नहीं तो थोड़ी बहुत आमदनी हो ही जाए। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से सामने से ही उस औरत ने मुझे कार रोकने के लिए हाथ से इशारा किया। और मेरे लिए तो ये काम सोने में सुहागा के जैसे हो गया था, क्योंकि मैं तो खुद उसके पास जाकर कार रोककर यह पूछने वाला था कि आपको कहीं जाना हो तो मैं छोड़ दूं। लेकिन उस औरत ने तो खुद ने ही मुझे हाथ देकर कार रोकने का इशारा कर दिया था। इसलिए जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने कार को उसके पास रोका। तभी मैंने कार में बैठे बैठे ही उसकी तरफ का शीशा नीचे किया और उसे आवाज़ लगाकर पूछा कि आपको कहाँ जाना है।
तो वह मेरे पास आकर मुझसे कहती है कि शायद मुझे जहाँ जाना है वहाँ तक तो आप मुझे नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो। तभी मैंने सोचा कि शायद इसको कहीं दूर जाना होगा और आज मेरा कुछ ज़्यादा धंधा नहीं हुआ है, तो क्यों ना मैं ही उसे वहाँ पर छोड़ दूँ जहाँ पर इसे जाना है, चाहे फिर वह थोड़ी दूर ही क्यों ना हो। अगर थोड़ी ज़्यादा दूर होगा तो मैं इससे ज़्यादा पैसे ले लूँगा। इससे मेरे सारे दिन का जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई हो जाएगी। अभी यही सोचकर मैं उससे कहता हूँ कि आप बताइए आपको कहाँ जाना है, आपको जहाँ जाना है मैं आपको छोड़ दूँगा। तो वह औरत मुझसे कहती है कि पहले कार में तो बैठने दो, या बाहर यहाँ बारिश में खड़े खड़े ही मुझसे सारी बातें करोगे। उसके बाद मैंने उसे कार में बैठने के लिए कहा और मेरे कहते ही वह कार में बैठ गई। अब मैं कार में आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और वह पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। तभी मैंने उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो उसने कहा कि तुम बस चलते रहो, मैं तुम्हें बताती हूँ। उसके बाद मैंने चुपचाप कार चलाना शुरू कर दी। अभी हम लोग कुछ दूर चले ही थे कि तभी मैंने पीछे के मिरर में देखा कि वह औरत कुछ ज़्यादा ही परेशान सी लग रही है। वह बार बार खिड़की से दोनों तरफ झांक रही थी, लेकिन तब तक तो मैंने उससे कुछ नहीं बोला। फिर कुछ ही समय बाद अचानक उसे ज़ोर ज़ोर की हिचकियाँ लगने लगती हैं, तो मैं उसे अपनी साइड की सीट के पास रखी हुई पानी की बोतल देते हुए कहता हूँ कि आप ये पानी पी लीजिए, इससे आपको हिचकियाँ आना थोड़ा कम हो जाएंगी। इसके बाद वह औरत मुंह से तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन मेरे से वह पानी की बोतल लेकर उस बोतल से पानी पीने लगते हैं और थोड़ा बहुत पानी पीने के बाद वह मुझे बोतल वापस कर देती है। जिसके बाद मैं उसे साइड की सीट के बगल में जहाँ पर वह बोतल पहले से थी वहीं पर उसे वापस रख देता हूँ। अब हमें चलते हुए काफ़ी समय हो चुका था और हम मुख्य शहर से काफ़ी दूर आ चुके थे। अब मैंने एक बार फिर से उस औरत से पूछा कि मैडम आप बताइए तो सही, आपको जाना कहाँ है? ऐसे तो आप मुझे पूरी रात ही इधर से उधर घुमाती रहेगी। तो उसने मुझसे कहा कि शहर से बाहर ही एक जगह है, वहाँ पर जाना है और वह जगह इसी रास्ते पर आने वाली है। जब वह जगह आ जाएगी तो वह मुझे बता देगी कि कहाँ पर रुकना है। इसके बाद मैंने भी ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं कार चलाने पर ध्यान देने लगा था। जब मैंने मेरे हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त रात के 10 बजने वाले थे। इसके बाद समय की गंभीरता को देखते हुए मैंने कार को थोड़ा तेज़ चलाना शुरू किया, क्योंकि मुझे वापस घर भी लौटना था। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी अचानक मेरी नज़र उस पानी की बोतल पर जाती है जिसको मैंने थोड़ी देर पहले उस औरत को दिया था। उस पानी की बोतल को देखकर एक पल के लिए तो मैं चौंक जाता हूँ, क्योंकि उस बोतल में जो पानी था उसका पूरा रंग लाल हो चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें पानी नहीं बल्कि खून भरा हो। तभी मैंने कार चलाते हुए मन ही मन सोचा कि जब मैंने इस बोतल को वापस यहाँ पर रखा था तो इसमें बिल्कुल साफ़ पानी था, तो फिर अचानक इस बोतल को यहीं पर रखे रखे इसका कलर इतना ज़्यादा लाल कैसे हो गया है। तभी मैंने एक नज़र पीछे के मिरर पर मारी और पीछे का नज़ारा देखकर तो मेरी तो हालात ही ख़राब हो गई थी। वह औरत जो मेरी कार में मेरे पीछे बैठी हुई थी, उसके मुंह से बार बार खून निकल रहा था और वह अपनी साड़ी के पल्लू से उस खून को बार बार साफ कर रही थी। अभी मैं उस औरत की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र भी उस मिरर की तरफ पड़ती है और हम दोनों की नज़रें मिल जाती हैं। नज़रें मिलते ही वह औरत मुझसे कहती है कि क्या देख रहे हो, अपना ध्यान कार चलाने में लगाओ। तभी मैंने मन ही मन सोचा कि कहीं आज मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया हूँ, और इसके बाद मैंने थोड़ी हिम्मत करके उस औरत से पूछा कि मैडम आपसे एक बात बोलूं, आपने जब इस बोतल में पानी पिया तो इसका पानी बिल्कुल साफ़ था, लेकिन अचानक से इसका पानी खून की तरह लाल हो गया है और आपके मुंह से भी बार बार यह खून क्यों निकल रहा है। मेरे इतना कहने पर वह औरत मुझसे कहती है कि इस बोतल का रंग लाल इसलिए हो गया है क्योंकि मैं इंसानों का खून पीती हूँ, और यह मेरे मुँह से जो खून निकल रहा है वह भी इंसानों का ही है। और मुझे इतना कहकर वह औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अब मैं थोड़ा सा डर गया था, पर मैंने सोचा कि शायद यह मैडम मेरे साथ मजाक कर रही है। तभी मैं उस औरत से कहता हूँ कि क्या मैडम आप भी कैसा मजाक करते हो। तभी उस औरत ने अचानक से बड़ी ही गंभीर आवाज़ में मुझसे कहा
कि तुम जैसे लोगों की यही तो कमी होती है कि वह हर चीज़ को मजाक समझने लगते हैं। अब यह सुनकर तो मैं थोड़ा डर जाता हूँ, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि जब मैंने सामने की तरफ देखा तो मैं शहर से दूर एक बहुत ही सुनसान और वीरान रास्ते पर आ चुका था, जिसके चारों तरफ घना जंगल और सिर्फ अंधेरा था। अगर मैं शहर में किसी आबादी वाली जगह पर होता तो मैं इसी समय मेरी कार को रोककर उस औरत को नीचे उतार देता, लेकिन मुझे उस जगह पर उससे पंगा लेना ठीक नहीं लगा। इसके बाद कार चलाते हुए मुझे अचानक मेरे पैरों के नीचे कुछ चिपचिपा सा महसूस होता है, और जब मैंने गौर से नीचे मेरे पैरों की तरफ देखा तो वहाँ पर मेरे पीछे की साइड से बहता हुआ कुछ खून के जैसा आ रहा था, और जब मैंने गौर से उसे देखा तो वह खून ही था। इसके बाद मुझे पक्का यकीन हो गया था कि आज मैंने एक बहुत बड़ी मुसीबत को अपनी कार में बिठा लिया है। अभी मैं मेरे पैरों की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक मेरी कार एक झटका खाकर उस सुनसान रास्ते पर रुक जाती है। मैं कार में बैठा बैठा ही बार बार चाबी मारकर कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, पर मेरे कई बार कोशिश करने पर भी कार स्टार्ट नहीं होती है। इसके बाद मैं उस औरत से कहता हूँ कि आप रुकिए, मैं ज़रा देखता हूँ, लेकिन इसके जवाब में उस औरत ने मुझे कुछ नहीं बोला और वह बस चुपचाप बैठी रही। मुझे भी मेरे बचने का यह एक बहुत अच्छा मौका मिल गया था। मैंने सोचा यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊँगा और अपनी जान बचा लूँगा। अब मैं कार से नीचे उतरता हूँ और आगे जाकर कार का इंजन चेक करने के लिए उसका बोनट खोलता हूँ। अब मैं इंजन को चेक करते हुए बार बार मन में यही सोच रहा था कि मैं यहाँ से भागूँ या नहीं। फिर अचानक से एक बार मेरी नज़र कार में बैठी उस औरत के ऊपर पड़ती है, और जैसे ही मेरी नज़र उसकी तरफ पड़ती है तो मेरे पैर थर थर काँपने लगते हैं। मेरे सर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लगता है और मुझे यकीन हो गया था कि आज मैंने अपनी मौत को अपनी कार में बिठा लिया है, क्योंकि जब मैंने उस औरत की तरफ नज़रें घुमाई तो मैंने देखा कि मेरी कार में एक की जगह दो औरत बैठी हुई हैं, और वह दूसरी औरत भी बिल्कुल उस औरत की तरह ही लग रही थी, या यूं कहूं कि बिल्कुल उसकी कॉपी ही थी। उस दूसरी औरत के मांग से भी बार बार खून ही निकल रहा था, और वह भी अपनी साड़ी के पल्लू से बार बार अपने मुंह को साफ कर रही थी। लेकिन मेरे इतना डरने की वजह सिर्फ यही नहीं थी, बल्कि मेरे इतना ज़्यादा डरने की वजह कुछ और थी, क्योंकि जब मैंने उस औरत की तरफ देखा तो उस औरत के सर से उसके बाल ही गायब थे। अब मुझे वह बिल्कुल गंजी दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही उसका चेहरा भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था, और वह इस तरह से बदला था कि उसे देखने के बाद किसी कमज़ोर दिल के इंसान या किसी बच्चे को तो वहीं पर हार्ट अटैक आ जाए। अब मैं मन ही मन सोच ही रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसके चंगुल से बच जाऊं। तभी अचानक मुझे मेरे कंधे पर किसी के हाथ रखने का आभास होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, और जब मैं उसे देखने के लिए पलटा हूँ तो मेरे पलटने पर मुझे जो दिखाई देता है उसे देखकर मैं इतना ज़्यादा चौंक जाता हूँ कि मुझे अचानक से एक धक्का सा लगता है और मैं वहीं पर नीचे गिर जाता हूँ। अब मेरे मुंह से कुछ आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि मेरे सामने जो मंजर था वो इतना ज़्यादा भयानक था कि मुझे उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या ये हकीकत है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्योंकि जब मैंने पलटक पीछे देखा तो मुझे वही औरत मेरे पीछे खड़ी दिखाई देती है, जिसे अभी जस्ट पहले ही मैं लगातार कार में बैठे हुए देख रहा था। तो वह अचानक मेरे पीछे कैसे आ गई? और इस बार मेरे पीछे सिर्फ वह अकेली नहीं थी, बल्कि उसकी जैसी ही सैकड़ों औरतें उसके पीछे थीं, जो बिल्कुल हूबहू उसकी तरह ही दिख रही थीं। अब मैं ज़मीन पर पड़ा पड़ा लगातार एकटक उसकी तरफ ही देख रहा था, और वह भी मुझे घूरे जा रही थी। और फिर अचानक वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, और उसके साथ साथ उसके पीछे उसकी तरह ही दिखने वाली वो औरतें भी हंसने लगती हैं। अब मुझे मेरे कानों में सिर्फ उनके हंसने की ही गूंज सुनाई दे रही थी, और इस बार उनका चेहरा और भी ज़्यादा भयानक हो चुका था। इतना भयानक कि उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई चेहरा नहीं बल्कि कोई सड़ा हुआ कद्दू हो, और लगातार उन सब के मुँह से खून की लाट टपक रही थी। अब उस मंजर को देखकर मुझे समझ आ चुका था कि यह मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल है, और डर के मारे तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि एक झटके में ही मर जाए।
इसीलिए मैंने उस औरत से कहा कि देखो, तुम जो कोई भी हो, अगर मुझे मारने के लिए ही यहाँ लेकर आई हो तो मुझे तुरंत मार दो, लेकिन मुझे इस तरह डर का आभास मत करवाओ। अब तक मुझे यह समझ आ चुका था कि यह कोई बहुत ही भयंकर चीज़ है और इसके आगे मेरी कुछ भी नहीं चलने वाली। अभी मैं मेरी कार के आगे सड़क पर पड़ा हुआ था कि तभी अचानक पीछे से मेरी कार के स्टार्ट होने की आवाज़ मुझे सुनाई देती है और फिर उसकी हेडलाइट की रोशनी जलती है। लेकिन उसकी हेडलाइट की रोशनी जलते ही उस रोशनी में वह सभी औरतें वहाँ से गायब हो जाती हैं। अब मुझे मेरी आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक बहुत तेज़ स्पीड के साथ अचानक वह कार मेरी तरफ बढ़ती है। तभी अचानक पता नहीं कैसे मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है और मैं अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं मेरी इस कोशिश में नाकामयाब रहता हूँ और वह कार मेरे एक पैर को कुचल हुए आगे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अभी मैं दर्द के मारे मेरे पैर को पकड़कर वहीं सड़क पर पड़ा पड़ा चिल्ला ही रहा था कि तभी अचानक वह कार थोड़ी दूर आगे जाकर रुकती है और फिर रिवर्स लेकर वापस घूम जाती है। अब कार का मुंह वापस मेरी तरफ हो गया था, लेकिन जब मैंने अपनी नज़रें उठाकर कार की तरफ देखा तो सामने जो उस कार को चला रहा था उसे देखकर मुझे यकीन हो गया था कि इस बार की टक्कर में मैं जान से मारा जाऊंगा, क्योंकि उस कार को और कोई नहीं बल्कि वही औरत चला रही थी और उसकी आंखें अब बहुत ज़्यादा चमक रही थीं। दर्द के मारे मेरी आंखों के सामने एक अजीब सा जाला आ गया था, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही वह कार रिवर्स लेकर मेरी तरफ वापस घूमती है तो उसकी हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के चारों तरफ कुछ दिखाई देता है। जब मैंने सड़क के बगल में देखा तो मुझे वहाँ पर एक बहुत ही गहरी खाई नज़र आ रही थी, जिसके नीचे एक नदी बह रही थी। तभी मैंने मन ही मन सोचा कि इस औरत के हाथों मरने से तो अच्छा है कि इस खाई में कूद कर मर जाऊं, क्योंकि मैंने सोचा कि इस औरत के हाथों बचने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन अगर मैं इस खाई में कूद जाता हूँ तो क्या पता, अगर मेरी किस्मत अच्छी हो तो मेरी जान बच जाए। लेकिन दिखने में वह खाई बहुत ही ज़्यादा गहरी दिख रही थी, इतनी ज़्यादा गहरी कि उसको देखने के बाद तो मुझे मेरे बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, क्योंकि दूर से आती हुई जो नदी दिख रही थी वो भी ऊंचाई की वजह से इतनी ज़्यादा छोटी दिख रही थी कि जैसे कोई पानी की छोटी सी धारा बह रही हो। अब अचानक फुल स्पीड के साथ वह कार मेरी तरफ फिर से आने लगती है और तभी मैंने अचानक से फैसला लिया कि मैं इस खाई में ही छलांग लगाऊंगा। इस बार वह औरत मुझे उस कार से कुचलेगी। उससे पहले ही मैंने बहुत हिम्मत करके अपने आप को उससे बचाया और वह मुझे मारने की कोशिश करते हुए फिर से आगे की तरफ निकल जाती है, लेकिन इस बार मैं उसकी चपेट में नहीं आता हूँ। अब वह औरत फिर से उस कार को घुमाकर मेरी तरफ ही रही थी कि तभी मैंने सोचा कि यह इस बार मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी और इस बार यह मेरे पास आए इससे पहले ही मुझे इस खाई में छलांग लगानी है। मरना तो मुझे वैसे भी है, पर इस चुड़ैल के हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं इस खाई में कूद कर ही मर जाऊं। अब वह फिर से मेरी तरफ आ ही रही थी कि तभी मैंने उस खाई में छलांग लगा दी और कुछ ही पल के बाद मैं छपाक से उस नदी के अंदर गिर जाता हूँ और उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहता है। शायद उस वक्त मैं बेहोश हो गया था, लेकिन जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं किसी आश्रम की कुटिया के बाहर लेटा हुआ था। जब मैंने चारों तरफ नज़रें घुमाई तो मुझे मेरे चारों तरफ कुछ संत घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने मेरे मुंह से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। ना ही तो मैं मेरे मुंह से कुछ बोल पा रहा था और ना ही अपने शरीर के किसी भी अंग को हिला पा रहा था। तभी वहाँ मेरे पास एक संत आते हैं और वह मुझसे कहते हैं कि भला हुआ जो तुम्हें आज होश आ गया, वरना हम लोगों ने तो उम्मीद ही खो दी थी कि तुम कभी होश में आ भी पाओगे या नहीं। अब तक भी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया, और मैं बड़े ही आश्चर्य के साथ उन संत महात्मा से पूछता हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया, तो वह हंसते हुए मुझे जवाब देते हैं कि अरे भाई, तुम ज़िंदा हो, मरे नहीं हो। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले थोड़ा ठीक हो जाओ, ये सब बातें बाद में भी हो जाएंगी। लेकिन तभी मैं वहाँ पड़ा पड़ा सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे घर वाले मुझे ढूंढकर परेशान हो रहे होंगे। तभी मैंने उन संत महात्मा से कहा
कि मुझे एक बार मेरे परिवार से बात करवा दीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस आश्रम में संचार के कोई भी साधन जैसे कि मोबाइल टेलीफोन ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं है। यह आश्रम आधुनिकता से बहुत दूर प्रकृति की गोद में समाया हुआ है। फिर कुछ दिन बाद जब मेरी तबीयत थोड़ी उन्हें ठीक लगी तो मुझे वह उस आश्रम के जो मुख्य संत थे उनके पास लेकर गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि अब तुम्हें तुम्हारी तबीयत कैसी लग रही है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैंने उनसे कहा कि मैं कई दिनों से यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे आया, तो कृपया करके आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब हम सुबह नदी में नहाने के लिए गए तो तुम हमें उस नदी में बहते हुए दिखाई दिए, इसीलिए हमने तुम्हें वहाँ से बचाया। फिर उन संत महात्मा ने मुझसे पूछा कि आखिर तुम उस नदी में गिरे कैसे, और तुम्हारे एक पैर में भी बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। तभी मैंने उस रात मेरे साथ जो घटना हुई थी वह सब कुछ उन संत महात्मा को बताया। तो फिर उन्होंने मुझसे जो बात कही उसको सुनने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतने बड़े मुसीबत के जाल से आखिर उस दिन बचा तो बचा कैसे। उन्होंने मुझे बताया कि इस नदी के बगल से ऊपर पहाड़ी पर जो रास्ता है और जहाँ से शायद तुम गिरे थे, उस रास्ते पर अक्सर एक छलावा देखा गया है जो कई बार अलग अलग रूप लेकर मुख्य शहर की ओर जाता है और वहाँ से लोगों को अपना शिकार बनाकर शहर से इतनी दूर इस रास्ते पर लेकर आता है और यहाँ लाकर वह लोगों को मार देता है। और अब तक इस रास्ते पर कई लोगों की अज्ञात लाशें भी मिली हैं। उन लोगों को भी ठीक वैसे ही कुचलकर मारा गया था जैसे तुम्हारा पैर कुचला हुआ है। पर शायद उस दिन तुम्हारी किस्मत थोड़ी अच्छी थी जो तुम उस लावे के चंगुल से बच गए, वरना आज तक तो उसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इसी वजह से आश्रम का कोई भी व्यक्ति सूरज ढलने के बाद उस रास्ते की तरफ कभी भी नहीं जाता है। कहा जाता है कि वह छलावा इतना खतरनाक है कि वह किसी भी प्रकार का रूप लेकर इंसान को आकर्षित कर सकता है। इसके बाद उन आश्रम के लोगों ने मुझे मेरे घर तक पहुंचने में मेरी काफ़ी मदद की, और जब मैं मेरे घर पर पहुंचा तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि हमने तो तुम्हें मरा हुआ समझ लिया था, क्योंकि मुझे मेरे घर वालों ने बताया कि तुम्हें गायब हुए आज लगभग 2 महीने हो चुके हैं, जिसकी वजह से घर वालों ने पुलिस में भी मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और जब आश्रम से शहर की तरफ में आ रहा था तो मैंने भी देखा था कि शहर की कई जगहों पर मेरी फ़ोटो के साथ गुमशुदगी के पोस्टर लगे हुए थे। तभी घर वालों ने मुझसे कहा कि हमने पूरे शहर में तुम्हारी गुमशुदगी के पोस्टर लगवा दिए थे कि काश तुम किसी को दिख जाओ और तुम्हारी खबर हम तक पहुंच जाए। लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद हमारी उम्मीद टूट चुकी थी और मन ही मन हमने ये मान लिया था कि तुम शायद अब मर चुके हो। घर वालों ने मुझे मरा हुआ मान लिया था। मुझे इसका कोई गम नहीं था, लेकिन मुझे गम था तो सिर्फ एक बात का, और उस बात का गम मुझे आज तक भी है कि उस हादसे में मैंने मेरे एक पैर को हमेशा के लिए खो दिया था, जिसकी वजह से अब मैं मेरी ज़िंदगी में कभी भी कार नहीं चला सकता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।